नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सचिवालय कूच। बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं ने कूच किया है। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की है। मानदेय बढ़ोतरी की मांग को लेकर ये बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सचिवालय कूच। बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कूच किया है। बड़ी जानकारी है। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को कायम रख रही है। उन्हें रोका जा रहा है। मानदेय बढ़ोतरी को लेकर मांगों पर अड़ी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जो कि लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े गए। बड़ी जानकारी इस वक्त की। मानदेय बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता। मानदेय में वृद्धि की मांग। बड़ी जानकारी है। बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कूच कर रही है। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस इन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इनका रोष पूरी तरह से बढ़ चुका है। सचिवालय कूच करती हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस वक्त पूरे गुस्से में नजर आ रही है, आक्रोशित है और भारी संख्या में आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता सचिवालय कूच के लिए पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने अपनी मांगों को सजग रखा है। सचिवालय कूच करते हुए अपनी मांगों को आगे रखा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस इन्हें रोकने का पूरा प्रयास करती हुई नजर आ रही है। बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है। महिला पुलिस बल भी यहां पर देखने को मिल रहा है। पुलिस रोकने की तमाम कोशिशों में जुटी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। देहरादून में सचिवालय कूच करने पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। मानदेय में वृद्धि को लेकर मांगे रखी जा रही हैं और इसी को लेकर अल्लाह बोल प्रदर्शन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का। लेकिन लंबे समय से ये प्रदर्शन किस कदर जारी रहा और उसके बाद आखिरकार इस कूच के बाद क्या कुछ होगा, यह भी देखने वाला विषय रहेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम धामी आज गुजरात दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बड़ोदरा में सरदार गाथा कार्यक्रम में शिरकत की है। कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में चल रही राष्ट्रीय गतिविधियों का हिस्सा है और ये सभा राष्ट्रीय पदयात्रा से जुड़ी है, जिसका उद्देश्य देश में एकता, अनुशासन और नागरिकता जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना है। कार्यक्रम में शामिल होने से पहले सीएम धामी ने बिरसा मुंडा सर्किल में साथली तक पदयात्रा भी निकाली। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से, देवभूमि वासियों की ओर से भावांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही मैं मंच पर विराजमान देश के यशस्वी रक्षा मंत्री और भारत की राजनीति के अजात शत्रु राजनेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी का भी अपनी ओर से, देवभूमि वालों की ओर से, सबकी ओर से अभिनंदन करता हूं। ये हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हमें आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से हम सबका। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है। बनबुलपुरा के रेलवे मार्ग को अब पूरी तरह से जो लेकर बवाल देखने को मिल रहा था। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को लेकर आज सुनवाई करने वाला था और उसी से जुड़ा अपडेट। रेलवे बनबुलपुरा अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर की तारीख को एक बार फिर से तय कर दिया है। रेलवे अतिक्रमण पर आज जो फैसला होना था, अब वो 9 दिसंबर को होगा। बनबुलपुरा क्षेत्र में 29 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण का आरोप है। 9 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट अब अपना फैसला सुनाएगा। रेलवे बनबुलपुरा अतिक्रमण मामले में यह बड़ा अपडेट आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर की तारीख को तय कर दिया है। फैसला आ जाना था, लेकिन इस फैसले को 9 दिसंबर के लिए अब सुरक्षित रख दिया गया है। 9 दिसंबर को ये तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी। अतिक्रमण मामला में अब क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई करेगा, ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, दूसरी तरफ हल्द्वानी में इसको लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा पुख्ता कर दी गई थी। पूरी तरह से इस क्षेत्र में पुलिस बल की मौजूदगी देखने को मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज सक्सेना हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले को लेकर अपनी सुनवाई करने वाला था, लेकिन इस मामले को 9 दिसंबर के लिए सुरक्षित रख दिया गया है। आखिरकार क्या कुछ उम्मीद लगाई जा रही है? देखिए, बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जो आज 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में जो
बनबुलपुरा क्षेत्र में 29 एकड़ अतिक्रमण का मामला था, जिस पिछले 2 सालों से चल रहा था, जिसको लेकर आज जो है सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देने वाला था। लेकिन समय के चलते हुए, क्योंकि बहस काफी लंबी होनी थी, समय के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उसको 9 दिसंबर के लिए अग्रिम तारीख दे दी गई है। लेकिन अभी बनबुलपुरा क्षेत्र वासियों के लिए राहत की सांस नहीं है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि जिस प्रकार से 9 दिसंबर को दे दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार के पक्ष में जाने का भी फैसला माना जा रहा है। क्यों, लेकिन लगातार जो कुछ लोगों की यहाँ पर राहत भी मिली है। बनपुर उनका कहना है कि जो हमारे पक्ष है, जो हमारे वकील हैं सलमान खुर्शीद, उनके द्वारा जो पैरवी की गई थी वो पूरी तरह से बनपुरपुरा के क्षेत्र के लोगों के लिए लेकिन सबसे बड़ी बात तो प्रशासन के लिए सुबह से ही सरदर्द बना हुआ था कि पक्ष विपक्ष दोनों ही जो तनावपूर्ण हो रहा था कि फैसला किस ओर जाएगा। लेकिन जो 9 दिसंबर का सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, उसको देखते हुए प्रशासन ने जो आवाजाही खोल दी है, क्योंकि पूरी तरह से जीरो जोन बनबुलपुरा क्षेत्र को कर दिया गया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेकिन पंकज, आखिरकार आज जो सुनवाई होने वाली थी, क्योंकि मामला बेहद तनावपूर्ण हो चुका था, हल्द्वानी में पुलिस बल की मौजूदगी, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया था, एसएसपी की मौजूदगी भी देखने को मिली। लेकिन इसी बीच आज जो फैसला नहीं आ पाया है, क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं? देखिए, बताना चाहूंगा क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में कई जो एक अहम बहस थी, जो एसआईआर की बहस थी, जो काफी लंबे तक चली, क्योंकि 24वां नंबर जो बनबुलपुरा क्षेत्र का था, 11 नंबर जो केस चल रहा था उस पर ही काफी समय लग गया, जिसके चलते चीफ जस्टिस ने जो है बनबुलपुरा क्षेत्र को संवेदनशील मामला है इसको रोक दिया था और 9 दिसंबर तारीख दे दी गई है। फिलहाल जो पुलिस ने राहत के साथ दिया, क्योंकि पूरे बनबुलपुरा को जीरो जोन घोषित कर दिया गया था, पूरे जीरो जोन को हटा दिया गया है, लोगों का आवाजाही भी खोल दी गई है। जी बिल्कुल, सुनवाई से पहले क्या कुछ खबरें सामने आई, क्या कुछ उस तरीके का माहौल देखने को मिला जो कि असामाजिक माहौल के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित हुआ हो, क्योंकि पुलिस बल की काफी मौजूदगी रही है? देखिए, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने ही लगभग कल देर रात 21 लोगों को, जो बनबुलपुरा दंगे हुए थे उसमें जिन्होंने बनबुलपुरा थाने में आगजनी की थी, उन 21 लोगों को चिन्हित करके नजरबंद करके उनकी गिरफ्तारी भी कर ली थी और लगभग 121 लोगों जो संवेदनशील लोग थे उनको भी नजरबंद कर दिया गया था, क्योंकि प्रशासन किसी भी तरह से ढील डालना नहीं चाहता था, क्योंकि जो बनबुलपुरा क्षेत्र लगभग 45,000 लोगों का मामला था और लगभग 29 एकड़ का में जो बनबुलपुरा अतिक्रमण फैला हुआ है, इसको लेकर प्रशासन कोई भी ढिलाई नहीं डालना चाहता था, इसलिए पुलिस ने पूरी जीरो जोन घोषित कर दिया था। जी ठीक है पंकज, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में 4 महीने पहले आई आपदा को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नल अजय कोठियाल ने राहत कार्यों की असलियत उजागर कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि कर्नल कोठियाल के अनुभव पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है और उनका ये कहना कि मलबे के नीचे करीब 150 लोगों के शव दबे हैं और उनके ऊपर मिट्टी डालकर सड़क खोल दी गई, ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि अमानवीय अपराध है। गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने शुरुआत में ही कई सुझाव दिए थे, लेकिन सरकार ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। कर्नल साहब को इस क्षेत्र का अच्छा केदारनाथ आपदा, उत्तरकाशी के धराली में आई हुई आपदा को करीब 4 महीने होने को हैं और आज 4 महीने के बाद सरकार के वहां पर राहत कार्यों की पोल कर्नल कोठियाल साहब ने बहुत बखूबी से खोल दी है। कर्नल साहब को इस क्षेत्र का अच्छा अनुभव है। केदारनाथ आपदा का के बाद जो राहत के कार्य हुए और जो वहाँ पुनर्निर्माण के कार्य हुए उन कामों का उन्हें बहुत ज्ञान है। उसके पहले भी फौज में रहते हुए ऐसे क्षेत्रों में उनका अनुभव बहुत गहन रहा है। उनका ये बात कहना कि वहाँ पर अभी भी संख्या उन्होंने बताई करीब 150 के करीब लाशें दफन है और लाशों के ऊपर ही मलबा डालकर रोड को खोल दिया गया, उनको निकालने की कोशिश नहीं हुई। ये जो आरोप है ये बिल्कुल अपराध ही नहीं, अमानवीय है और अपराध भी है, एक अमानवीय अपराध है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब ये आपदा आई थी तब कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल हमारे माननीय तत्कालीन अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में वहाँ तक पहुँचा और पार्टी ने उस समय उनके नेतृत्व में वहाँ से जो बातें उठाई, सरकार ने उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है, लेकिन ये तय है कि भाई सरकारें इसीलिए चुनी जाती हैं कि जब ऐसे मौके आए तो सरकार उस अपेक्षा पर काम करे जिससे
बीजेपी विधायक विनोद कंडारी ने कहा है कि इस बार उनके द्वारा आयोजित भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत बच्चों को गुजरात ले जाया जाएगा, जहां कार्यक्रम के समापन पर बच्चों ने अपने अपने स्कूलों पर यात्रा की पूरी रूपरेखा खुद तैयार कर सोशल मीडिया पर साझा की है। उन्होंने बताया कि उनका बेहद महत्वपूर्ण और वार्षिक कार्यक्रम है, जिसे वो अपने विधानसभा क्षेत्र में बच्चों के लिए हर वर्ष आयोजित करते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को नया अनुभव और व्यापक दृष्टिकोण मिल सके। देखिए, इस बार हम गुजरात लेकर गए थे बच्चों को, और आपने देखा कि जब ये भारत दर्शन कार्यक्रम समापन हुआ तो जिस तरीके से बच्चों ने स्कूल में अपनी यात्रा का जो पूरा एक रूपरेखा अपने स्कूल में बच्चों ने अपने अपने हिसाब से सुनाई, अपने सोशल मीडिया हैंडल से डाला, तो बच्चों में बड़ा उत्साह है। बच्चे कह रहे साहब इंटर वालों के लिए भी शुरू कर दो। तो ये एक मैंने आपसे कहा, एक मेरा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, और मैं अपने विधानसभा के जो बच्चे हैं उनके लिए हर वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजित करता हूँ। और मुझे इस कार्यक्रम करने में एक तो मुझे लगता है कि मैं समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नया कर रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हमने इस बार अमूल में लेकर गए बच्चों को, IIT गांधीनगर लेके गए, उनको मेट्रो में बैठाने का काम किया, आपको ट्रेन से सफ़र कराया, आपको जो है सरदार वल्लभ भाई के जो स्टैचू वहाँ लेकर गए, आपका जो अमूल प्रोडक्ट बनता है मिल्क का या चॉकलेट का, जो हमने साइंस सिटी हमने वो दिखाई, अटल ब्रिज है, बहुत सारी चीज़ें दिखाने का हमने वहाँ पर काम किया। तो निश्चित तौर पर ये बच्चों के लिए एक्सपोजर के लिए एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को मैं मानता हूँ। अब इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस हर धार्मिक आयोजन का राजनीतिक फायदा उठाने और जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है, जिसका ताजा उदाहरण तथाकथित केदारनाथ बचाओ यात्रा है, जिसकी पोल खुद खुल चुकी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी करने वाले लोग राजनीति और जनसेवा दोनों में बार बार मत खाते हैं पूरी तरह से, क्योंकि जनता अब सच जान चुकी है और ऐसे प्रयास सफल नहीं होंगे। कांग्रेस हर धार्मिक आयोजन में राजनीति करने का प्रयास करती है, गुमराह करने का प्रयास करती है। केदारनाथ बचाओ यात्रा की पोल जनता ने खोल दिया। अब कुंभ पे भी अगर इस प्रकार की बयानबाजी वो करते हैं तो निश्चित मैं कह सकता हूँ कि वो राजनीतिक स्टैंड है, और राजनीति में फिर मुंह मात खाने वाले हैं, क्योंकि हम उसे कुंभ ही कहेंगे, चाहे वो 6 साल में हो चाहे 12 साल में हो। सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 22 किलोमीटर दूर भीमताल के विधायक राम सिंह कैड़ा ने तिहारी ब्लॉक में अंतर्गत कसिया लेक मोटरमार्ग डामरीकरण के लिए 5 करोड़ 47 लाख स्वीकृत होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों का भी दौरा कर ग्रामवासियों को भी अवगत कराया, जिस पर ग्रामीणों ने सीएम धामी को धन्यवाद दिया, अब जिससे ग्रामीणों को आवाजाही में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्दियों में उत्तराखंड की हिमालय वादियों की यात्रा करने के लिए लोगों से अपील की है। पीएम मोदी के विंटर टूरिज्म विषय की प्रशंसा करते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छी तरह से उत्तराखंड की वादियों का उल्लेख किया। उन्होंने पीएम मोदी को उत्तराखंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बताया। तो मन की बात जिस प्रकार से कल आयोजित हुआ, और हमारे उत्तराखंड के लगभग 12,500 टोटल बूथ हैं, जिनमें से अधिकांश बूथों पर मन की बात देखा गया। और मन की बात में इस बार प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ उत्तराखंड की बहुत अच्छा उल्लेख किया, और राज्य सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, आगे उसको बढ़ा रही है विंटर टूरिज्म को, उसका उल्लेख इस बार प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कहा। और उन्होंने कहा कि कैसे विंटर टूरिज्म को हमें और बढ़ावा देना चाहिए, किस प्रकार से बर्फ से ढकी जो हमारी पहाड़ हैं, वादियां हैं, उनको भी हमें देखना चाहिए, कैसे विंटर्स में हमें पहाड़ों पर भी आना चाहिए, हिमालयी राज्यों में आना चाहिए, और वहाँ आकर वहाँ का एक अच्छा वातावरण, अच्छी जलवायु, अच्छा धूप, मैं कहूँगी कि जो कई बार हमें जो हमारे प्लेन एरिया है, जो हमारे तराई है, जो हमारे दूसरे इलाके हैं, वहाँ पे देखने को कम मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहाड़ पे मिलती हैं, तो ऐसी चीज़ें देखने आप ज़रूर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश आबकारी विभाग की टीम ने हरिद्वार देहरादून राजमार्ग पर 3 पानी पुलिया के पास 2 वाहनों से
चंडीगढ़ बता दें कि मार्का की 25 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है और इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिन पर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ये पूरी जो खेप है वो चंडीगढ़ मार्का है और आईबी और रॉयल स्टैग और प्लस किंगफिशर बियर की इसमें मिली है। तो ये पता चला ये कि भगवानपुर चेक पोस्ट से होते हुए और ये बाकी के चेक पोस्टों से बचते हुए ये लोकल छोटे छोटे रास्ते लेते हुए नटराज चौक की तरफ से निकाल के चंबा ले जाते हैं। और मतलब इन्होंने पूरी गाड़ी को ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, दरवाजों के पीछे भी छुपाने के लिए पूरा सिस्टम बनाया हुआ है और गाड़ी के नीचे बनाने के लिए पूरा सिस्टम बनाया गया। पूरी गाड़ी को उखाड़ कर हमें इसमें लेना पड़ा है। जायलो गाड़ी एक यूज़ करी 15 पेटी जिसमें मिली है और एक सेंट्रो गाड़ी यूज़ करी जिसमें 10 पेटी मिली है। अभी फिलहाल दोनों अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजेंगे। प्रेरणा हमारी जो यहाँ पर है सब इंस्पेक्टर उनकी टीम ने और पान सिंह राणा और अर्जुन सिंह और अन्य इंस्पेक्टर हमारे हैं, इन लोगों ने सबने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। तो ये सूचना के आधार पर मिली है और हमारा पूरा फोकस रहता है कि अवैध शराब उत्तराखंड में ना आ पाए, लेकिन फिर भी लगातार आती रहती है। तो लगातार हमारा सिस्टम ऐसे ही जागरूक रहेगा और मुखबिरी करके पकड़ता रहेगा तो हम जिंदगी अवैध शराब भी रोक पाएंगे और फिर उत्तराखंड का राजस्व में भी बढ़ेगा। इस वक्त मैं रायवाला 3 पानी फ्लाईओवर के नीचे मौजूद हूँ और यहाँ पर भारी मात्रा में आबकारी विभाग की ओर से शराब पकड़ी गई है। ये शराब की तस्करी चंडीगढ़ से चंबा की ओर ले जाया जा रहा था और ये शराब 25 पेटी बताई जा रही है और मौके पर इंस्पेक्टर आबकारी विभाग की अनुराधा पाल भी पहुंची है। इसी की SNN से खुशबू गौतम की। उत्तराखंड के 1920 में स्थापित अल्मोड़ा बार एसोसिएशन के चुनाव 10 दिसंबर को होने हैं और इस चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए अल्मोड़ा के अधिवक्ताओं ने कमर कस ली है, जिसको लेकर मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि बार एसोसिएशन के इस चुनाव में 3 दिसंबर से नामांकन वितरण होगा और नामांकन जांच के बाद 10 दिसंबर को अध्यक्ष समेत अन्य पदों के उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। हमारा 2025-2027 जो है वो हम कार्यक्रम चुनाव का जो है कल से प्रारंभ कर रहे हैं। तो कल से हम जो है नामांकन पत्रों का वितरण कार्यक्रम करके अपना जो है चुनाव का प्रारंभ कर रहे हैं और 10 तक जो है हमारा बार का चुनाव जो है उस दिन मतदान और मतगणना होके और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। कितने मतदाता हमारे जो बार में जो पंजीकृत हैं अभी जो हमें लिस्ट प्रोवाइड की गई है जिला बार एसोसिएशन अल्मोड़ा की ओर से, उसमें 305 मतदाता हैं। 305 अधिवक्ता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और एक नई बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी का चुनाव करेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर आवागमन करते हुए अब याचिका पर सुनवाई करी है। मामले की सुनवाई के बाद बागेश्वर के खड़िया खनन कारोबारी नवीन परिहार को अवमानना का दोषी पाते हुए नोटिस जारी कर अपना जवाब पेश करने को कहा है। आज इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई है। मामले के अनुसार बागेश्वर के कई क्षेत्रों में अवैध खड़िया खनन करने से दरारें पड़ चुकी हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर की थी। पूर्व में कोर्ट ने आदेश दिए थे सोप स्टोन माइनिंग में बागेश्वर में पोर्टल जो रवन्ना पोर्टल है वो बंद किया गया था, लेकिन उसके बावजूद एक शिकायत आई थी कि वहाँ पर एक स्टोन क्रशर स्वामी द्वारा उसके बावजूद परिवहन किया गया। तो जिसके बाद कोर्ट ने सो मोटो कंटेम्प्ट दर्ज की थी, जिसमें आज उस स्टोन क्रशर स्वामी को कोर्ट की तरफ से कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बता दें कि सोखाता झील के सौंदर्यीकरण के मामले में स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करती है। पूर्व के आदेश पर अब जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ने कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है, लेकिन कोर्ट उस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से 3 दिसंबर को कोर्ट में फिर से पेश होने के आदेश दिए हैं। साथ ही वर्तमान स्थिति से अवगत कराने को भी कहा। कोर्ट ने यह भी बताने को कहा कि जब पूर्व में लगी रोक को हटा दिया गया था तो उसके बाद झील का कितना सौंदर्यीकरण हुआ है, जो कि झील के किनारे अतिक्रमण हुआ था, उस पर आखिरकार क्या कुछ निर्णय लिया गया।
कोर्ट के सामने भेजी गई थी। ऑनरेबल कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लेके सभी कंस्ट्रक्शन वहाँ बैन कर दिया था। फिर 23 में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कोर्ट के सामने एक एफिडेविट दाखिल किया। उसमें उन्होंने ये तस्दीक की है कि हम इसको वेटलैंड डिक्लेयर करने के लिए रिकमेंडेशन कर रहे हैं। और अभी 24 में ऑनरेबल कोर्ट ने अपने पुराने ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया था, जिससे कि फिर फर्दर उसमें जो भी होना था ब्यूटिफिकेशन वो करना था। अब एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई है लेटेस्ट, जो कि हमने ऑनरेबल कोर्ट को अप्राइज किया है कि जो वेटलैंड के रूल्स हैं उस हिसाब से नहीं है, और कोर्ट भी उस ब्यूटिफिकेशन के स्टेटस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। तो परसों इन्होंने कंसर्न ऑफिसर्स को ऑनरेबल कोर्ट ने बुलाया है, जिससे कि वो और उस पर क्लैरिटी आ सके अब किस तरीके से ये ब्यूटिफिकेशन किया जाए। अब इसी कड़ी में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पतंजलि समूह के डायरेक्टर राम भरत का पासपोर्ट जारी करने के मामले पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में उनको कोई राहत नहीं देते हुए निचली अदालत में उनसे इसको जारी करने के आवेदन पर कहा है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार 4 सप्ताह में जवाब पेश करे, इसको लेकर भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई कोर्ट ने 12 जनवरी 2026 की तय की है। डायरेक्टर हैं मिस्टर राम भरत, उन्होंने पिटीशन फाइल की थी अपने पासपोर्ट के रिगार्डिंग। उनका पासपोर्ट हमने निरस्त कर दिया था इस ग्राउंड पे कि उनका एक 302 का ट्रायल हरिद्वार में चल रहा है। उसमें कोर्ट हमने कहा कि 2019 का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक नोटिफिकेशन है, उसमें ये है कि आपको जिस कोर्ट में आपका ट्रायल चल रहा है वहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी टू ट्रैवल अब्रॉड। वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इनका, ट्रायल कोर्ट ने, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट में। ये कहना है कि मेरा जो सब्सिक्वेंटली है कोर्ट ने मुझे परमिशन ग्रांट कर दी है, बट सब्सिक्वेंटली कोर्ट को पावर नहीं थी और उसको लेके इन्होंने यहाँ पे पिटीशन फाइल की है कि मेरे को पासपोर्ट ग्रांट कर दिया जाए। पर हम मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन से बाउंड हैं, तो इसलिए कोर्ट ने सिर्फ इसमें काउंटर। हरिद्वार में अब सभी राशन कार्ड धारकों के लिए eKYC कराना अनिवार्य हो गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिलापूर्ति विभाग के जिले में व्यापक जांच और सत्यापन अभियान को लेकर अब और सजगता देखने को मिल रही है, जिसके तहत अपात्र राशन कार्ड धारकों की सूची भी तैयार कर ली गई है। साथ ही eKYC के लिए हर एक सदस्य का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। सीमांत जिला उत्तरकाशी की संस्कृति का प्रतीक पौराणिक धरोहर माघ मेला अब पूरी तरह से अपनी तैयारियों पर है। जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में हुई बैठक में जिला अध्यक्ष ने सभी संबंधित विभागों को समय पर तैयारियां पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने इस बार मेले को और भी ज्यादा भव्य बनाने के लिए समितियों का गठन किया है। ये भी बता दें कि सीमांत जिला उत्तरकाशी में यह मेला पौराणिक काल से चला आ रहा है। ऐतिहासिक पौराणिक माघ मेला जो प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी से 21 जनवरी तक संपन्न होता है, उस मेले को लेकर के जिला पंचायत की प्रथम बैठक आज आहूत की गई, जिसमें तमाम अपेक्षित श्रेणी के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य महानुभाव उपस्थित रहे। विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया जा रहा है और हम प्रयास कर रहे हैं कि इस उत्तरकाशी के पौराणिक माघ मेले को वृहद रूप देते हुए इसकी दिव्यता और भव्यता को और बढ़ाते हुए जिला पंचायत अपनी भूमिका सुनिश्चित करेगा। इसी को लेकर के आज हमने बैठक की है और फिर एक बैठक दूसरी हम तुरंत 15 दिन के अंदर करेंगे, जिससे इस मेले को और दिव्य और भव्य बनाया जा सके। इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा। प्रयास कर रहे हैं, सब लोगों का सुझाव ले रहे हैं, जो कुछ करणीय होगा उसको करेंगे। जी, जो घाटे हैं, घाटों की स्थिति आपने देख ली, तो क्या घाटों के लिए भी वहाँ पर जो चेंजिंग रूम है, प्रकाश की व्यवस्था है और घाटों में जो कुछ सुधारीकरण। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा HTN 24/7। नमस्कार।